हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 69 और आज हम सुप्रीम कोर्ट के जो बचे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर करेंगे। ओके, अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में इसे रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कल देखा था कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है और उसके ही रिलेटेड मैंने आपको एक केस समझाया था, मतलब आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। वो है कोल माइनिंग रेगुलेशन केस। शॉर्ट में देखते हैं क्या है। देखो, स्टोरी के फॉर्मेट में समझाती हूँ बहुत सिंपल टर्म्स में। क्या हुआ था, 1961 की बात है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, अच्छा ये केस जो है ये हमारी वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1961 का ही। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी यूनियन, उन्होंने, देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और उसे कहा, इसका नाम होगा कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि कोल बियरिंग एरियाज नाम का कोई एक्ट है। अब इस एक्ट के अराउंड पता है क्या हो रहा था, अकॉर्डिंग जो लॉ है वो अलाउ कर रहा था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो चाहे तो एक्वायर कर सकती है लैंड कोल माइंस के लिए, और फर्क नहीं पड़ता वो पर्टिकुलर लैंड किसी स्टेट को बिलोंग करती भी हो तो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर सकते थे कोल माइंस के लिए। ये आपको बैकग्राउंड समझ में आया। तो इस केस में यहाँ पे जो स्टेट था वो था वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाई डिड वेस्ट बंगाल गो टू कोर्ट। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि देखो ये लैंड जो है आप पर्टिकुलर, ये तो हमें बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल को, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बस उसे ले रही है, हमारे यहाँ पे राइट्स वायलेट हो रहे हैं स्टेट्स के। तो इसलिए फिर वेस्ट बंगाल ने फाइल केस कर दी, ठीक है, सेंटर के अगेंस्ट। अब फिर क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट जो इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस केस का, ये समझो पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया या फिर कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो लैंड को ले सकती है नेशनल पर्पस के लिए, लाइक कोल माइनिंग। ओके, तो यहाँ पे कोल माइनिंग को बोला गया कि ये एक नेशनल पर्पस है और हम इसका ग्रेविटास समझते हैं, और इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ये स्टेट गवर्नमेंट की लैंड ले सकेगी, और इसलिए ये जो लॉ बनाया गया है ये होगा वैलिड। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो कोर्ट ने वेस्ट बंगाल का जो कंप्लेंट था वो रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ जो है ये करेक्ट है। अब ये केस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझो। ये ऐसा केस है जो फर्स्ट टाइम लाया गया था अपने आप में। सो दिस इज द फर्स्ट केस अंडर आर्टिकल 131। अब आर्टिकल नंबर 131 आपको पता है, डिस्प्यूट जो होता है सेंटर और स्टेट के बीच, उसके रिलेटेड सॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम्स। तो ये जो केस था ये फर्स्ट केस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सिंपल टर्म्स में यहाँ पे समझा रही हूँ। और ये दिखाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पावरफुल होता है स्टेट गवर्नमेंट से, और अगर कोई मैटर्स है जो नेशनल इंटरेस्ट में आ रहे हैं, जैसे कि कोल हो गया यहाँ पे इन दिस केस, तो सेंटर यहाँ पे पावरफुल होगा एज कंपेयर टू स्टेट। इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि सेंटर एक्वायर कर सकता है किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी। तो अगर आपको स्टेटमेंट में पूछा जाए तो गलत नहीं करना है इसे। ओके, तो अगर स्टेटमेंट ऐसा आए कि सेंटर कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन द स्टेट इफ इट इज फॉर द गुड ऑफ अ होल कंट्री, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ये केस आपको समझ में आया, बस थोड़ी सी जनरल आपको आइडिया होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो हमारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो हमने देखा। अब समझते हैं कि रीट ज्यूरिसडिक्शन क्या है। इसका रफ आइडिया तो आपको पहले से ही है। मैं आपको, अगर आपको याद हो, हमने फंडामेंटल राइट्स में रीट्स समझे थे बहुत अच्छे से, राइट। तो अब हम इसे आपको समझने में ईजी होगा। देखिए, पहले समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
प्रोटेक्टर है और गारंटर है हमारी फंडामेंटल राइट का, राइट। अब अगर कोई फंडामेंटल राइट को हर्ट करे, वायलेट करे, तो क्या होगा, हम डायरेक्टली जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और अंडर आर्टिकल नंबर 32 हम बोलेंगे कि सर हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये वायलेट हो गया। और इसी रीज़न की वजह से अगर आपको याद हो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ये हार्ट और सोल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पावर दी गई है, व्हाट पावर डज द सुप्रीम कोर्ट हैव इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास टिपिकली 5 टाइप के रीट्स होते हैं जिससे कि वो फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट्स में यूज़ करती है टू इम्प्लीमेंट इट। कौन सी है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी रिवाइज हो जाएगा वैसे भी। हिबियस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी एंड को वारंटो, राइट। अब देखिए, अब समझते हैं कि इस पर्टिकुलर जूरिसडिक्शन का, यानी कि जो हम रीट जूरिसडिक्शन देख रहे हैं, इसका नेचर कैसा है। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में हमने क्या देखा था कि बिकॉज अ सिटीजन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव द सेम पावर। और हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल के अंडर ये पावर होती है, अगर आपको याद हो, आर्टिकल नंबर 226। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा सिटीजन है जो प्रॉब्लम में है, जिसे इंसाफ चाहिए, तो वो हाई कोर्ट जा सकता है या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए, या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहती हूँ आपको, यहाँ पे आपको एक टर्म समझनी है जिसे हम कहते हैं फेडरल ओरिजिनल जूरिसडिक्शन, या फिर बोलो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रीट जूरिसडिक्शन। अब इन ओरिजिनल जूरिसडिक्शन और रीट जूरिसडिक्शन के अंदर थोड़ा डिफरेंस है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में या फिर फेडरल ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में सेंटर के साथ साथ स्टेट भी आता है। लेकिन जब मैं रीट जूरिसडिक्शन की बात करती हूँ तब यहाँ पे सिटीजन्स वर्सेस गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमारे सिटीजन्स हैं। नेचर अगर यहाँ पे देखूँ तो ओरिजिनल में एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, हाई कोर्ट यहाँ पे नहीं होता है। एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज़ें होती है। यहाँ पे रीट जूरिसडिक्शन में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रीट जूरिसडिक्शन में आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों दिखेंगे। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दिखेगा। डिफरेंस आपको समझ में आया? अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट जूरिसडिक्शन की, देखो रीट जूरिसडिक्शन दोनों भी ले सकते हैं, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आती है आर्टिकल नंबर 32 के अंडर, जहाँ पे ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को देखती है। और अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे आता है आर्टिकल नंबर 226, जो हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो बाकी के पर्पजेस होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे हाई कोर्ट रीट की पावर यूज़ कर सकता है। तो अगर मैं इस सेंस में बोलूँ कि किसके पास ज़्यादा रीट की पावर है, तो हमारा जो हाई कोर्ट है इट इज़ बिगर देन सुप्रीम कोर्ट, या फिर बोलो वाइडर, इनका स्कोप वाइडर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं पार्लियामेंट की रोल की बात करूँ दोनों भी जगह पे, तो पार्लियामेंट यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की रीट की पावर को, अगर कोई पर्टिकुलर पर्पस आ जाए। यहाँ पे हाई कोर्ट में तो ये ऑलरेडी ही वाइडर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे पहले ही वाइडर किया गया है। तो ये जो डिफरेंस आपको बताया वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जिसे हम कहेंगे कि एपेलेट जूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, बहुत सिंपल टर्म्स में बताती हूँ।
हमारे यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का मेनली वर्क क्या होता है? यहाँ पे ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसका मतलब ये कि जो लोग हैं हमारी कंट्री में, ये सब जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते डिसीजन से, लेट्स से कि लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की डिसीजन से भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। यहाँ पे 4 तरह के एपेलेट जुरिसडिक्शंस होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन से हैं ये समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के रिलेटेड, यानी कि ऐसी अपील आप कर रहे हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स के रिलेटेड है। दूसरा जो आता है उसे हम कहते हैं ऐसी अपील जो कि सिविल मैटर्स में है। तीसरा जो टाइप आता है उसे हम कहते हैं ऐसी अपील जो क्रिमिनल मैटर्स में है। ओके, और जो फोर्थ टाइप है फाइनल, ये आता है स्पेशल लीव ऑफ अपील। आर्टिकल नंबर 136 से ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, अगर आर्टिकल पूछना ही हो तो आर्टिकल 136 याद रखिए। अब देखते हैं कि हर एक का मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल टर्म्स में, और पैरेलली देखेंगे। क्यों पैरेलली देखेंगे? क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे अपील की कंडीशन की बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, ओके, देखिए ये वाला जो कॉलम है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का है। अब हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखते हैं। अगर मैं अपील की बात करूँ, अपील की कंडीशन की, तो अगर हाई कोर्ट ऐसा जजमेंट देता है जहाँ पे सीरियस क्वेश्चन इन्वॉल्व है अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्या हुआ यहाँ पे? हाई कोर्ट के पास ऐसा जजमेंट इन्होंने दिया है जहाँ जो इन्वॉल्व करता है सीरियस क्वेश्चन को, जो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये सर्टिफाई करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसे सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे खुद अपने आप हाई कोर्ट ये बोल रहे हैं कि उनके पास जो केस आया है इसे शायद ये सर्टिफाई कर रहे हैं ये खुद से कि ये जो क्वेश्चन आपने पूछा गया है यहाँ पे, इसे सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। देन यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टी होगी दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर हाई कोर्ट और गवर्नमेंट, यहाँ पे हमारी हाई कोर्ट है और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है, दोनों के बीच अगर किसी पर्टिकुलर मैटर को लेके डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिसएग्री है दोनों भी, लेट्स से कि फंडामेंटल राइट का कोई मैटर है और इसके ऊपर गवर्नमेंट और हाई कोर्ट मानने को रेडी नहीं है, तो फिर ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। समझ में आया आपको? ओके, अब कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब देखो, जो दूसरा मैटर है वो है सिविल मैटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे जो सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी हो गई आपकी, मनी कॉन्ट्रैक्ट्स आप कभी कभी करते हो, ये सारी चीज़ें, अगर इसके रिलेटेड आपको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी। इफ़, क्या कंडीशन है? अगर हमारी हाई कोर्ट, हमारी अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ पे सर्टिफाई करती है कि ये जो आपने मैटर हमारे सामने लाया है ये इन्वॉल्व करता है इम्पॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन को या फिर जनरल इम्पोर्टेंस की क्वेश्चन को, तब यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। या फिर अगर उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड करना चाहिए, तब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में इसे लेके जा सकते हो। पहले क्या होता था, ऐसे कुछ केसेस जो कि 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपीज़ के अराउंड या फिर उससे ज़्यादा होते थे, तभी आप अपील करते थे। ठीक है, अब ये जो अपील थी ये रिमूव की गई है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 20,000 का ही केस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो चीज़ है ये रिमूव की गई थी 30th अमेंडमेंट एक्ट से। तो 30 नंबर का अमेंडमेंट था ये, 1972 की बात है। ओके, तो ये चीज़ हुई थी। फिर आता है हमारा अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। अब क्रिमिनल मैटर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपील्स को देखते हैं। अगर हाई कोर्ट रिवर्सेस द एक्विटल, अब इसका मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट? अब देखो, ACQITTAL, इसका मीनिंग बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ आपको। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है जो कि गिल्टी नहीं है,
ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इंसान है, कोई भी हो सकता है, ये गिल्टी नहीं है। सो रिवर्सेस एन एक्विटल एंड सेंटेंस द पर्सन टू डेथ। लेट से कोई ऐसे पर्सन है जिनको सेंटेंस किया गया है डेथ के लिए, और ये अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। सो ये एक पहली बात। दूसरी बात, अब इस पॉइंट को होल्ड करो, अब दूसरी पॉइंट समझो। अगर हाई कोर्ट टेक ओवर कर लेता है केस को फ्रॉम लोअर कोर्ट, यहाँ पे लोअर कोर्ट में कोई एक केस चल रहा था, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट का जो केस है इसे अपने अंदर ले लिया, टेक ओवर कर लिया, और उन्हें सेंटेंस दे दिया। मतलब ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने क्राइम किया था, इनको डेथ सेंटेंस दे दी है। तो ऐसे मैटर को भी अपील के लिए भेजा जा सकता है। पहले क्या हुआ है, आपने रिवर्स किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक ओवर कर लिया आपने लोअर कोर्ट से। और या फिर ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया है कि ये जो पर्टिकुलर केस है ये फिट होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, तब। तो ये जो 3 कंडीशंस है, अगर ये होती है तब आप सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मैटर्स अपील करने के लिए जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अब देखो 1970 की बात है, यहाँ पे देखिए 1970 की बात है। पार्लियामेंट ने एक्सपांड किया इस चीज़ को। अब क्या होता है कि अगर पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी है या फिर 10 साल की भी है, तब भी सुप्रीम कोर्ट इसे हियर कर सकता है अपील को। पहले तो कंडीशंस थी, अब ऐसा नहीं है। अब लास्ट में आता है स्पेशल लीव ऑफ अपील या फिर स्पेशल अपील बाय द स्पेशल लीव, आर्टिकल नंबर 136। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये यहाँ पे ग्रांट कर सकते हैं स्पेशल परमिशन। अब इस स्पेशल परमिशन को ही, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल परमिशन दी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल परमिशन, वी कॉल दैट एज अ स्पेशल लीव टू अपील। समझ में आया? और ये जो अपील, ये जो लीव आप दे रहे हो, इट इज़ फ्रॉम एनी जजमेंट बाय एनी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल भी। तो कोर्ट के साथ साथ आप ट्रिब्यूनल को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे वैसे मिलिट्री का, तो मिलिट्री का एक्सेप्शन याद रखिएगा आप। और इसी ही हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है, इट्स नॉट राइट बट अ कोर्ट्स चॉइस। डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ही सिंपल वर्ड है, क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर। क्या इसका मतलब बताया मैंने अभी आपको, इट इज़ नॉट अ राइट, इट इज़ नॉट अ राइट बट it is a court's choice, it is a court's choice, that is the discretionary power of a court. अब एक बात याद रखो कि it can be for any matter. any matter मतलब कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेस, लेबर, लिस्ट इज लॉन्ग। ठीक है, अगर कोर्ट चाहे तो इट कैन से कि कोई ऐसे बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वैसे बोला भी था कि दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, और ये रेयरली और कॉन्शियसली यूज़ करनी चाहिए स्पेशल सिचुएशंस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही कि आप इसे रेयरली और कॉन्शियसली यूज़ कीजिए स्पेशल सिचुएशंस में, जिससे कि इसे कोई मिस यूज़ ना करे। तो हम मिस यूज़ को टालने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब ये होने के बाद हम देखते हैं कि जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या होता है। नाम में ही दिया गया है, एडवाइजरी है और बहुत सिंपल है समझने में भी। ओके, अब देखो एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो आता है अंडर आर्टिकल नंबर 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलाउ करता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट चाहे तो ये सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन पूछ सकते हैं किसी भी सर्टन इंपॉर्टेंट मैटर को लेके। जैसे कि हो सकता है प्रेसिडेंट के सामने कोई लीगल मैटर आ गया है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ गया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है और पूछ सकती है कि क्या करना चाहिए। इवन बिफोर एनी केस गोज टू द कोर्ट, कोर्ट के सामने कोई केस नहीं गया है फिर भी उससे पहले भी ये पूछ सकती है।
अब यहाँ पे दो टाइप के रेफरेंसेस होते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 143। अब ये दो रेफरेंसेस कौन से हैं वो समझते हैं। सबसे पहला जो रेफरेंस है उसे हम कहेंगे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है यहाँ पे, या फिर द क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक इम्पोर्टेंस। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ऐसा एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है लीगली, या फिर फैक्चुअल इशू है कोई, ओके, जिसके लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर फ्यूचर में भी आए या फिर आने की संभावना मतलब है यहाँ पे, ठीक है, तो हो सकता है, इट इज़ लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर एज वेल। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसे भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कन्फ्यूजन है कि ABC नाम का कोई लॉ है और इसे इंटरप्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये ऐसा लॉ है ना जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है। अब इसका इंटरप्रेट ठीक से होना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है कि इसे इंटरप्रेट कैसे किया जाए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएंगे और अपनी एडवाइस देंगे, और अगर रिफ्यूज़ करना चाहे अपने ओपिनियन में तो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस में। दूसरा जो केस आता है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट्स ड्यूटी मे गिव और रिफ्यूज़ द ओपिनियन। और जो ओपिनियन होता है ये बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सिर्फ ओपिनियन है, चाहे तो मानेंगे, नहीं चाहे तो नहीं मानेंगे। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ओपिनियन बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। तो ऐसे समय में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए। अब जो सेकंड टाइप आता है उसे हम कहते हैं डिस्प्यूट्स फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ये रेफर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट को, या फिर किसी, हो सकता है ना कि कोई पुरानी ट्रिटी साइन करके रखी हो, एग्रीमेंट साइन करके रखा हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, एनफोर्स भी नहीं किया गया था, उससे पहले ही चीज़ें हो गई। जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स के एग्रीमेंट अगर आपको याद हो, उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करके रखे थे। तो ऐसी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ले सकती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन था ये यहाँ पे मे यहाँ पे कीवर्ड है, कंपलसरी नहीं था, पर यहाँ पे क्या कीवर्ड है, मस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव द ओपिनियन। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे की पॉइंट याद रखो, जो ओपिनियन होता है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ओपिनियन, वो ये एडवाइजरी होता है और बाइंडिंग नहीं होता दोनों भी केसेस में। यहाँ पे भी बाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे भी बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो इसे एक्सेप्ट करेंगे, इसके ऊपर एक्ट करेंगे, अगर नहीं चाहते तो एक्ट नहीं करेंगे। ये हेल्प करता है हमारी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियर और अथॉरिटेटिव लीगल व्यू दे रही है। समझ में आया? इससे क्या होता है, दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। अगर आपको याद हो, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बता चुकी हूँ, इसे हम कहते हैं कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन। कंसल्ट किया गया है, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस रेफरेंस में, और आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद नहीं रखने हैं, बस 2 से 3 एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखने हैं जो कि आप पेपर में लिख सकते हो। अगर आप इसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपके पास एक रफ आइडिया होगा आपके ब्रेन में, और आप, अगर आपके सामने लेट्स से ऑप्शन भी आ जाता है तो यू विल बी कंफर्टेबल टू चूज़ वाइजली। वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप याद रखो कि एग्जाम्पल कौन से होते हैं एडवाइजरी रेफरेंसेस के। जैसे कि एक आया था दिल्ली लॉ एक्ट 1951 की बात है, या फिर आप बोल सकते हो केरला एजुकेशन बिल, ठीक है। बेरोबार यूनियन तो बहुत फेमस है। कब का है बेरोबार यूनियन? 1960 का है, बहुत फेमस है, तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हो। सी कस्टम्स एक्ट यहाँ पे है। फिर केशव सिंह केस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिलेटेड केस आया था, 1974 की बात है। फिर स्पेशल कोर्ट बिल, जम्मू कश्मीर रिसेटलमेंट एक्ट, कावेरी डिस्प्यूट एक्ट तो बहुत फेमस है, बहुत कॉमन भी है ना। राम जन्मभूमि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्टेशन, नेचुरल गैस पावर। सो इतने सारे यहाँ पे केसेस है। आपको क्या करना है, बस 2 से 3 केसेस को बहुत अच्छे से याद रखना है, और कुछ नहीं, ओके। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ेंगे आप, राइट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। वैसे मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, लेकिन अभी हम डिटेल में भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझो कि हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होती है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्या है ये? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि इसके
जो डिसीजंस होते हैं या फिर प्रोसीडिंग्स की जाती है, ये परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती है और इनके ऊपर बाइंडिंग लीगल वैल्यू होती है। ये क्या करती है, ये कोर्ट को अथॉरिटी और पावर मेंटेन करने में हेल्प करती है। इससे इनकी डिग्निटी मेंटेन होती है। तो इसीलिए हमारा जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे 2 की पावर्स है जो आपको समझनी है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के ड्यूअल पावर भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट भी देखना है और कौन से चीज़ें कंटेम्प्ट नहीं होती है वो भी देखनी है। ऑलराइट, सबसे पहले ये चीज़ समझो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है जजमेंट्स की और एक्ट्स की, तो जितने भी सारे जजमेंट्स हुए हैं, प्रोसीडिंग्स हुई है, एक्ट्स हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये परमानेंट रिकॉर्ड में आ जाएगी। इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड लीगल प्रेसिडेंस लगाते हैं, यानी कि वो ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा रेफरेंस के लिए इन फ्यूचर। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिकॉर्ड जो है इसे सुप्रीम कोर्ट खुद यूज़ कर रही है फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था। वंस रिकॉर्डेड दे कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये बात आप याद रखना, यहाँ पे गलती हो सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड की गई है, प्रोसीडिंग जजमेंट कोई भी हो, तो इसे आप क्वेश्चन नहीं करेंगे इन एनी अदर कोर्ट। इसके साथ साथ पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो होती है हमारी, ये पनिश कर सकती है किसी को भी कंटेम्प्ट करने के लिए, कंटेम्प्ट के ऊपर। समझ में आया? इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। तो ये मत समझिएगा कि हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को सुप्रीम कोर्ट सज़ा नहीं दे सकती कंटेम्प्ट के लिए, बिल्कुल दे सकती है। पनिशमेंट सिंपल, अच्छा अब पनिशमेंट में क्या क्या आता है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा 6 महीने तक वगैरह, या फिर फाइन लगाया जा सकता है 2000 रुपये का वगैरह, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब टाइप समझते हैं कि हमारी कंटेम्प्ट का टाइप कैसा कैसा है। जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट, ये पहला टाइप हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विलफुल डिसओबीडियंस किया जा रहा है कोर्ट का। कोर्ट के जज, अगर कोर्ट ने किसी जजमेंट को पास किया हो या फिर किसी ऑर्डर को पास किया हो, कोई रीट है उसे पास किया हो और आप उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, डिसओबीडियंस कर रहे हो, उसे ओबे नहीं कर रहे हो, आपने ब्रीच कर दिया है कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उसे, तो इसे हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये एक्ट है जो अगर कोई अगर कोई इंटरफेयर करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके अगर मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू द जस्टिस, ठीक है, स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। ये समझ में आया? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी चीज़ों को हम कंटेम्प्ट नहीं मानेंगे। तो देखो, अगर कोई किसी ने इनोसेंट पब्लिकेशन कर दिया है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है मटेरियल का, और ये जो चीज़ थी ये इनोसेंट थी, तो इसे कंटेम्प्ट नहीं मानना चाहेगा। फेयर या फिर एक्यूरेट आपने रिपोर्टिंग की है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, अगर उसमें कुछ बाकी की चीज़ें सेंसिटिव बोल भी दी, लेकिन ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये फेयर है, एक्यूरेट है, तो इसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग का फेयर क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो, कैसा क्रिटिसिज्म है? फेयर क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो यहाँ पे इसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कमेंट कर रहे हो ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ अ जुडिशरी, तब भी इसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी बात है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें आती है जिसे हम कंटेम्प्ट नहीं कहते हैं। हमारी डेमोक्रेसी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्दी, है ना? अब समझते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। अब इसके ऊपर तो वैसे स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे समझते हैं शॉर्ट में। अगर मैं मीनिंग पूछूं जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, तो बहुत सिंपल टर्म्स में अगर बोलूँ तो ये पावर होती है। ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू ये पावर है। कौन सी पावर है? सुप्रीम कोर्ट की पावर है, जो चेक कर सकती है कि दिया हुआ लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन ये
अच्छा, ये जो लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन है ये सेंटर ने लिया हुआ सकता है, स्टेट भी ले सकती है। तो इन्होंने ये लॉ बनाते टाइम पे या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेते टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है क्या कि नहीं किया है, ये लॉ जो है ये फेयर है क्या कि नहीं है, ये देखने की जो पावर होती है ये सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। और इसी पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। कितना आसान है, समझ में आया। अब देखो, अगर कोई लॉ या फिर कोई ऐसा ऑर्डर है जो वायलेट कर रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। इसे एक वर्ड भी बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, ये कुछ नहीं है, इसे मतलब ये हुआ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये स्ट्राइक डाउन कर देगी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बोलेगी इट इज़ अ नल एंड वॉइड। और ये इंश्योर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये सुप्रीम रहे, इसके ऊपर कोई ना जाए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब इस उनके जो पावर्स है इसे मिसयूज़ ना करे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए समझाओ तो अगर हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो लिमिट कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर पार्लियामेंट ने इसे लिमिट कर दिया है मोर देन अलाउड इन आर्टिकल नंबर 19, ज़रूरत से ज़्यादा इसे आपने कर्टेल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। पर्पस क्या है, जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को और मेंटेन करता है हमारे रूल ऑफ लॉ को। जो सेवंथ चीज़ यहाँ पे आती है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ये समझो। हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है ये फाइनल इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं या फिर फ्रेजेस दिए गए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका सच में मीनिंग क्या होता है, रियल मीनिंग, और रियली व्हाट डज इट मीन। ओके, व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्यूजन या फिर डिस्प्यूट, तो फाइनल इंटरप्रेटर का रोल यहाँ पे याद रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे कि कौन से आर्टिकल और फ्रेजेस सच में इनका मीनिंग क्या होता है, इनका जो इंटरप्रिटेशन होगा ये फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, ये याद रखना है आपको। और ये फाइनल और बाइंडिंग हर एक कोर्ट पे और अथॉरिटीज़ पे लागू होता है। इंटरप्रेट करने के लिए हमारे कोर्ट्स जो वेरियस डॉक्ट्रिन्स होती है उसकी हेल्प ले सकती है, गाइड ले सकती है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूज़ की गई है। अब इन डॉक्ट्रिन्स का मतलब क्या होता है ये समझो। अब ये जो सारी डॉक्ट्रिन्स है, देखिए, इंश्योरिंग यूनिटी इन लॉ, ये हमने देखा। वेरियस डॉक्ट्रिन्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी वेरियस की डॉक्ट्रिन है। सेवरेबिलिटी, ये पहला आता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। अगर कोई ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर लॉ का, लॉ हमने बनाया और लॉ का एक कोई तो भी पर्टिकुलर पार्ट है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सिर्फ वही पार्ट स्ट्राइक डाउन करना है और बाकी के जो लॉ है वो सही है, तो इसे हम ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया आपको। लेट्स से कि यहाँ पे कोई एक लॉ है, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई थी। अब जो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इसलिए ये स्ट्राइक डाउन करने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्टिवली इसे रिमूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब दूसरा जो आता है वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे सिटीजन हैं ही और शी कैन नॉट गिव अप देयर फंडामेंटल राइट्स वॉलेंटरीली। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी गिवन अप वॉलेंटरीली, यानी कि कोई आपके सर पे बंदूक लगा पे ये नहीं बोल सकता कि कोर्ट में जाओ और बोलो कि मैं अपने फंडामेंटल राइट को वॉलेंटरीली छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ये आपको मिला है, आप इसे वॉलेंटरीली नहीं छोड़ सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब समझो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। इक्लिप्स, देखो, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आया हुआ लॉ। अब ये क्या कर रहा है, ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है। किसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। ठीक है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कन्फ्लिक्टिंग विद द फंडामेंटल राइट्स और इट बिकम्स इनएक्टिव। तो ऐसा लॉ था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल
जो इनएक्टिव हो चुका है और ये क्या कर रहा था लॉ, ये कन्फ्लिक्ट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स के साथ, ये क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। तो जब भी इक्लिप्स आएगा तो ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्या कीवर्ड है, इनएक्टिव। ये क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। सो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कन्फ्लिक्टिंग विद द फंडामेंटल राइट्स बिकम्स इनएक्टिव यानी कि इक्लिप्स, बट कैन रिवाइव इफ द कन्फ्लिक्ट इज रिमूव्ड। लेकिन हो सकता है अगर फ्यूचर में ये कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तो ये जो ग्रहण लगा हुआ था ये भी निकल जाएगा, इसलिए हम इसे कह रहे हैं इक्लिप्स। वर्ड में ही इसका मीनिंग दिया गया है। फिर आता है टेरिटोरियल नेक्सस। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा लॉ है जो इट इज़ द लॉ मेड बाय द स्टेट, ठीक है, बट इट मस्ट हैव अ कनेक्शन विथ इट्स टेरिटरी। और आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हम नेक्सस की बात कर रहे हैं। नेक्सस का मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन की बात कर रहे हैं। कनेक्शन कैसा, हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे लॉ बना रही है तो दैट लॉ मस्ट हैव कनेक्शन उस टेरिटरी से। तो इस लॉ का टेरिटरी से कनेक्शन होना, इसे ही हम कहते हैं टेरिटोरियल नेक्सस। नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं 5th नंबर का, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है, ये फोकस करता है ऑन द ट्रू नेचर ऑफ लॉ। क्या किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ऑन द ट्रू नेचर ऑफ लॉ, नॉट इट्स फॉर्म और लेबल, ठीक है। और ये क्यों किया जा रहा है, जिससे कि हम डिसाइड कर सके कि जो लेजिस्लेचर है इट हैज़ अ पावर टू मेक इट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अगर आपको समझ नहीं आए तो बस इतना याद रखना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ और सब्सटेंस है ये फोकस कर रही है लॉ के ट्रू नेचर पे, और इसका फॉर्म कैसा है, लेबल कैसा है, ये इसके ऊपर ध्यान इनका नहीं है। ये लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, इनके पास ये पावर होती है। अब जो 6 नंबर का डॉक्ट्रिन है उसे हम कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल, यहाँ पे कीवर्ड देखो, ये प्रिवेंट करता है लेजिस्लेचर मतलब कौन, जो लॉ बना रहे हैं, तो इट प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम डूइंग इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली, ठीक है। वर्ड लाइन से समझ में आया आपको, फिर से रिपीट करती हूँ मैं यहाँ पे, इट प्रिवेंट्स द लेजिस्लेचर कौन, जो यहाँ पे लॉ बना रहे हैं, फ्रॉम डूइंग इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन डू डायरेक्टली, जो कि आप डायरेक्टली कर सकते हो। जो भी चीज़, लेट से कोई भी पर्टिकुलर एक्शन है, रूल है, ऑर्डर है, आपको लाना है एज अ लेजिस्लेचर, ठीक है। आपको प्रिवेंट किया जा रहा है ऐसी चीज़ करने से इनडायरेक्टली, जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो सकता है ना, अगर आप लॉ बनाते हो यानी कि आपके पास कितनी बड़ी पावर है, आप तो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो और आपके मन में बहुत इच्छा है कि वो चीज़ करनी है, करना तो सही नहीं है, फिर भी आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं सकते डायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली भी कर्टेल के पीछे रह के चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। इसे रोकने के लिए ये कलरफुल लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है, और इसलिए यहाँ पे ये दिया गया है। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। इम्प्लाइड पावर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कुछ ऐसे कुछ ऐसी पावर्स होती है जो इम्प्लाइड होती है एज नेसेसरी टू एक्सरसाइज द एक्सप्रेस वंस, ठीक है, उसे हम इम्प्लाइड पावर कहते हैं। और जो नेक्स्ट वन है इसे कहते हैं हम इंसिडेंटल या फिर एंसिलरी पावर। ये क्या होता है, ये अलाउ करता है लेजिस्लेचर को, यानी कि जो लॉ बनाते हैं, टू मेक द लॉज ऑन सब्जेक्ट्स जो क्लोजली कनेक्टेड है मेन पावर से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे इनको अलाउ किया जा रहा है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकते हो जो कि क्लोजली कनेक्टेड है उस मेन चीज़ से, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे आती है। अब देखो नेक्स्ट है, उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये क्या होता है, पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजंस लिए होंगे और वो ऐसे डिसीजंस है जो कि आप फ्यूचर में एज अ गाइडेंस यूज़ कर सकते हो इन केसेस, तो यहाँ पे इसे ये एक डॉक्ट्रिन हो गया। नेक्स्ट जो आता है उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड। इसमें क्या हो रहा है, जब दोनों भी सेंटर के साथ साथ स्टेट दोनों भी लॉ बनाते हैं, पर यहाँ पे सेंटर हैज़ ऑलरेडी मेड वन लॉ, ठीक है, तो फिर स्टेट यहाँ पे इस एरिया में वॉइड हो जाएगा। यानी कि क्या मैं इससे ये इम्प्लाई कर सकती हूँ कि सेंटर इज़ ग्रेटर देन स्टेट, मतलब कि सेंटर की पावर यहाँ पे स्टेट से बड़ी हो गई है, समझ में आया।
तो ऑक्यूपाइड फील्ड क्या हुआ यहाँ पे, जब दोनों भी सेंटर और स्टेट में लॉ बनाया था, कोई भी एक मैटर हो सकता है, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग XYZ नाम का लॉ है, ठीक है, सेंटर ने भी इसके ऊपर लॉ बना दिया, स्टेट ने भी इसके ऊपर लॉ बना दिया, लेकिन जो सेंटर है उसने पहले से ही इसके ऊपर लॉ बना दिया था, अब स्टेट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये वॉइड हो जाएगी। ये बस इसका कहने का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, यानी कि स्टेट ने यहाँ पे सेंटर की लॉ को एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, इस तरह से आप याद रखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन पावरफुल हो गया, सेंटर पावरफुल हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है जिसे उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। इसका मतलब क्या होता है, इस डॉक्ट्रिन का ये मतलब होता है कि अगर कोई न्यू इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये अप्लाई करेगा सिर्फ फ्यूचर केसेस के ऊपर, पास्ट के केसेस के जो हो चुके हैं उसके ऊपर नहीं। तो वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं ये, प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव रूलिंग, ओवर रूलिंग हो रही है यहाँ पे, न्यू इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। और ये लॉज कौन से लॉज के ऊपर अप्लाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के केसेस पे। जो पास्ट में चीज़ हो गई है वो हो गई है, पास्ट में जो हो गया, अब उसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये इसका मतलब होता है। फिर आता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ए और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बी। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच हो गया है कन्फ्लिक्ट क्रिएट, ठीक है। अब इसे रिजॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना, तो इट शुड बी रिजॉल्व सो दैट बोथ रिमेन इफेक्टिव, क्योंकि अगर एक के ऊपर भी गलत असर हो रहा है तो चीज़ें ठीक से नहीं चल पाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो कन्फ्लिक्ट होता है इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हार्मोनस रिलेशन में दोनों भी प्रोविजन रहनी चाहिए, तो इसलिए इसको हार्मोनस उससे आप रिलेट करना, ठीक है। तो हार्मोनस कंस्ट्रक्शन ये भी एक डॉक्ट्रिन है। अब आपको क्या ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में करनी होती है क्या, नहीं, आपको डिटेल में नहीं करनी होती, आपको हर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाने हैं, वहाँ पे जो भी रिपीटेड थीम्स है बस उसे बहुत डिटेल में आपको करना है। आप हर एक टॉपिक पे PhD नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पेपर में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आपसे बार बार पूछे गए हैं उसी के ही ऊपर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो बाकी की चीज़ें होती है इसका आपको एसोसिएटेड कुछ एक जनरल आइडिया या फिर नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप एक स्मार्ट गेस ले सकें, जिससे कि आप स्मार्ट एलिमिनेशन कर सकें। समझ में आया, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने दिया नहीं है आपको, वो लिख देती हूँ। यहाँ पे एक और डॉक्ट्रिन आती है जिसे हम कहते हैं लिबरल इंटरप्रिटेशन। नाम में ही इसका मीनिंग दिया गया है लिबरल इंटरप्रिटेशन का। तो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो कि इंटरप्रेट करनी चाहिए, लेकिन जब आप इसे इंटरप्रेट कर रहे हो तब आप ब्रॉडली सोचिए, जिससे कि हम जस्टिस और लिबर्टी को प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो बस यही इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल जो बच्चे कुछ एक क्वेश्चंस टॉपिक्स है इसे हम एंड करेंगे और बस, ठीक है। फिर कल हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।